माई ओपिनियन यानी कि इन माई ओपिनियन होता है, ठीक है ना, इन माई ओपिनियन होता है। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू मी इसलिए गलत है कि सबके साथ अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिज सिस्टर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, ये सब कुछ लगा के हम लोग सोचते हैं अकॉर्डिंग टू मी भी चलेगा, है ना। ऐसे देखा जाए तो एग्जैक्ट होना चाहिए था इन हिज ओपिनियन, है ना, इन हिज ओपिनियन, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रिंसिपल, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल चलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं चलेगा। अगर मैं कहूं ही इज अंडर ट्रीटमेंट नाउ, ठीक है, ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन भी तो वर्ड यूज करते हैं, है ना, यहां पे कहीं है अंडर ऑब्जर्वेशन, देखो तो अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है ना, नहीं है, तो इसलिए कर दे अंडर ट्रीटमेंट या अंडर ऑब्जर्वेशन। जब डॉक्टर ट्रीट करता है ना किसी को, यानी कि उसका इलाज करता है, तो कहता है ही इज अंडर ट्रीटमेंट, और ऐसा महसूस होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये इसको कुछ हो जाए, तो डॉक्टर क्या करते हैं ना 24 घंटे के लिए, 2400 घंटे का लिए उस पर ऑब्जर्वेशन लगा देता है ना, कि नजर रखने के लिए, तो इट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्लियर। अब आओ नेक्स्ट, एट रिस्क। इफ आई से यू नो इन दिल्ली वी आर एट रिस्क, यू नो इन दिल्ली वी आर एट रिस्क, यानी हम खतरे में हैं। द ट्रेन वॉज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इन अकॉर्डेंस का बेटा, इन अकॉर्डेंस में आ रही, रुको ना, द ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। Oranges are sold at the rate of 12 for rupees 60, ऐसे ना, at the rate of, यानी कि जैसे अभी आपको होता नहीं है अपने जो इंटरनेट ईमेल आईडी जो होता है, क्या लिखते हैं, जैसे आपको मैं हमेशा कहती हूँ मैसेज करो ऑनलाइन एट द रेट ऑफ kdcampus.org, है ना, तो वही है एट द रेट ऑफ। देखो अब अकॉर्डिंग टू तो मैंने बता दिया आपको, इन अकॉर्डेंस विथ द गवर्नमेंट्स इंस्ट्रक्शन, है ना, वी आर वेयरिंग मास्क एंड यूजिंग सैनिटाइजर्स, वी वेयर मास्क एंड यूज सैनिटाइजर्स इन अकॉर्डेंस विथ द गवर्नमेंट्स इंस्ट्रक्शन। बात दोनों बराबर है, खाली इन अकॉर्डेंस विथ थोड़ा सा फॉर्मल लगता है ना, थोड़ा सा फॉर्मल। अब ऑन बोर्ड का मतलब सवार, एवर बोर्ड का मतलब ऑनेस्ट। योर अकाउंटेंट इज एवर बोर्ड, यानी कि काफी ऑनेस्ट है। देयर वर 50 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, 50 पैसेंजर सवार थे। देखो आई वर्कड हार्ड इन वेन, इतना मेहनत किया सब पानी हो गया। आई जस्ट वर्कड हार्ड इन वेन, बेकार में इतना मेहनत किया। वो कर्ज में है, ही इज इन डेट, डेप्थ मत बोलना बेटा, बी यहां पर साइलेंट है, ही इज इन डेट, इसका मतलब है कि वो कर्ज में है। अब जैसे हम लोग लिखते हैं विथ रिगार्ड टू सो एंड सो इंफॉर्मेशन, यानी कि के संदर्भ में, विथ रिगार्ड टू के संदर्भ में, एंड इन कनेक्शन विथ का मतलब ही बेटा के संदर्भ में आता है। इन कनेक्शन विथ का मतलब ही केस संदर्भ में होता है। हालांकि अगर कोई केस वगैरह है ना, पुलिस केस वगैरह है, तो हम लोग विथ इन कनेक्शन विथ को ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना, इन कनेक्शन विथ ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसलिए पुलिस केस वगैरह का मामला हो, किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस हो, तो हम लोग इन कनेक्शन विथ को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 1 मिनट पहले देख लो इसको।
ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं ये कहूं दिस लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब है कि ये खराब हो गया है, लिफ्ट चल नहीं रहा। इसका मतलब है कि मरम्मत की जरूरत है ना। खराब है का कोई और भी मीनिंग निकल जाता है, इसलिए मैं लिख देती हूं खराब है लेकिन मरम्मत की जरूरत है। ये नहीं कि जैसे ऑरेंजेस खराब है, ये बात की बात नहीं है ये। फॉर एजेस का मतलब है लंबे समय से, लंबे समय से, बहुत लंबे समय से। आई क्लिक्ड दिस विदाउट बाय मिस्टेक, बाय अ मिस्टेक मत करना, है ना। आई रब्ड इट बाय मिस्टेक, मैंने कुछ लिखा था, रब हो गया मुझसे, बाय मिस्टेक। आउट ऑफ स्टॉक मतलब अब स्टॉक में नहीं है ना, स्टॉक में नहीं है, ठीक है। फॉर श्योर का मतलब क्या होता है, निश्चित। फॉर श्योर ही इज गोइंग टू चीट यू, निश्चित ही तुम्हें एक ना एक दिन वो चीट करेगा, तो मैं क्या बोलूंगी, फॉर श्योर ही विल चीट यू, निश्चित। देखो, एक्सेप्ट फॉर को छोड़कर, दिस बुक इज वेरी गुड एक्सेप्ट फॉर सम टाइपोग्राफिकल मिस्टेक। द न्यूज इज दिस नोट्स इज कंप्लीट एक्सेप्ट फॉर सम टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, यानी कुछ टाइपिंग मिस्टेक है बस। फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब अच्छे के लिए नहीं होता है बेटा, हमेशा के लिए होता है। इसका मतलब निकलता है परमानेंटली। ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, इसका मतलब हमेशा के लिए ये इंडिया छोड़ दिया, है ना। कभी कभी अपने पेरेंट्स को क्या करते हो आप, यू टेक योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, आप उनका महत्व नहीं समझते हो, है ना, उनका महत्व समझे बिना उनको ट्रीट करते हो। फॉर द सेक ऑफ पीस डोंट डू दिस, यानी कि शांति के वास्ते ऐसा तो मत करो, डोंट फाइट विथ हिम, ठीक है। इन ल्यू ऑफ के स्थान पर, ही गेव मी हिज बाइक इन ल्यू ऑफ द पेंडिंग रेंट, यानी रेंट नहीं चुका पाया तो क्या किया, ही गेव मी हिज बाइक, इसका मतलब है के स्थान पर। ऑन बिहाफ ऑफ, आई वेंट देयर ऑन बिहाफ ऑफ माई सिस्टर, मेरी सिस्टर नहीं जा पाई तो उसके स्थान पर मैं चली गई। इन नो वे, on no condition, on no account can we allow corruption to flourish, किसी भी हाल में नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, यानी कि तरीके की जगह पे आप कह सकते हो हाल भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से नहीं, किसी भी हाल में नहीं, ये लिख सकते हो आप, तरीके से नहीं या हाल में नहीं वो भी लिख सकते हो, दोनों सही है। किसी भी हाल में नहीं, हम करप्शन को फ्लरिश करने नहीं दे सकते, इन नो वे, है ना, किसी भी हाल में आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन डू दिस, ठीक है। ऑफ एज, नाउ सी, इसका मतलब ध्यान से समझना, ऑफ एज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कानूनी रूप से आप इस उम्र के हो चुके हो, आप इस उम्र के कानूनी रूप से हो चुके हो। नाउ यू आर ऑफ एज, आपको मैं कह रही हूं, नाउ यू आर ऑफ एज, यू कैन मैरी एनी वन यू वॉन्ट, जिससे चाहो उससे शादी कर सकते हो, है ना। आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर इन रिलेशन टू दिस केस, इस केस के संदर्भ में मैं मैनेजर से मिलना चाहती हूं, है ना, के संदर्भ में, विथ रिगार्ड टू, इन कनेक्शन विथ, और मैं चाहूं तो इसको यहीं पर फिट कर सकती थी, इन रिलेशन टू, है ना, इन रिलेशन टू, यहीं फिट हो सकता था 17 के बाद ही, इसको मैं आफ्टर 17 कर दूं, 17 के बाद इसको लगाया जा सकता था, क्योंकि तीनों सेम मीनिंग दे रहा है। ऑन नो कंडीशन, on no condition, on no account, in no way, ठीक है। बताओ कोई यहां तक प्रॉब्लम है तो, in accordance
विथ बेटा, इन अकॉर्डेंस विथ होगा। सो ये सब देख लो। आप चाहोगे तो इनसे रिलेटेड मैं सेंटेंसेस भी बना के दे दूंगी फ्रेज प्रेपोजिशन का इन सब के बाद, लेकिन ये सब ध्यान से देख लो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आज का, छोड़ो इसको, अब हम लोग वो कैप कर ले थोड़ा, चलो यहीं तक रहने दो। हम लोग 54 नंबर पेज में अब, ठीक है ना, याद रखना पेज नंबर 54 अब हम लोग करेंगे। हम लोग इस लीगल टर्म्स में कहां तक कर लिए थे, देखो तो बता दो। प्रोवर्ब, अच्छा एक चीज आप जरा ध्यान से देखो तो, आप लोग को प्रोवर्ब मिल गया है। प्रोवर्ब में कोई इश्यू नहीं था, प्रोवर्ब तो हम दे सकते थे। आप लोग को प्रोवर्ब मिल गया है कि नहीं वो देखो। और लीगल टर्म्स कहां तक हुआ ये बता दो। बंद हो गया, किसी ने लॉगिन कर लिया। हो गया था कंप्लीट? नहीं, देखो दिख रहा है सबको। अब मेरा वो चला गया था, क्लास ऑफ हो गया था बीच में। हाँ आज पता नहीं क्या हो गया। अब तो क्लियर है। चलो हम लोगों ने इस पेज तक कंप्लीट किया था कि चलो आगे सब लोग मुझे ये बताओ, इसमें हम लोग पेज नंबर 10 में थे, शुरू करें। आ जाओ पेज नंबर 10 में देखो। टू लिव टुगेदर अंडर द सेम रूफ, कोहैबिट। हैबिटेट वैसे बना है हैबिट, ध्यान रखना। ठीक है, ये हैबिटेट से हैबिट बना है। हैबिटेट का मतलब होता है निवास, इसका मतलब होता है निवास। ठीक है, कोहैबिट का मतलब होता है साथ में रहना। कोहैबिट का मतलब टू लिव टुगेदर अंडर द सेम रूफ, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ अंडर सेम रूफ रहते हैं ना, तो कोहैबिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, कंपेंसेशन डन विद द सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, और मॉरल का मतलब होता है नैतिक। ठीक है, रादर देन बिकॉज ऑफ एनी लीगल कंपल्शन लिख दे। ऑब्लिगेशन भी लगा सकते थे, सेम वर्ड नहीं रिपीट करना चाहती हूं इसलिए मैं कंपल्शन लिख रही हूं। क्या हुआ, अब सब सही चल रहा है? देख लो एक बार, चेक करो। हाँ, तो
याद रखना इसमें, इस मीनिंग में कि कंपेंसेशन, आप लोग पहले हाँ तो एक बार बोल दो कोई, ताकि मैं कंटिन्यू करूं, मुझे टेंशन हो रहा है आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ठीक से। क्या हुआ? बड़ा करो। बस बस। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है कहीं से, मैं क्या पढ़ाऊं। कोई रिस्पॉन्स नहीं, बताओ। कोई मैसेज नहीं, कैसे बढ़ाऊं मैं। तो बाकी क्यों नहीं आ रहा है? दिखाओ। मैसेज मेरे पास डिलीवर सही में नहीं हो रहा बेटा। अब आया मेरे मैसेज, इनफैक्ट चलो मैंने मैसेज किया वो भी डिलीवर नहीं हुआ है। हाँ, आपका कुछ मैसेज आना शुरू हुआ। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट सुनो ध्यान से। कंपनसेशन, पहले तो मैं 20 से शुरू कर दूं बेटा। जब कहते हैं ना कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के खिलाफ है ना, डिवोर्स का केस डालते हैं, तो कोर्ट कहती है कि कहाँ रह रहे हो। अगर वो कहेगा हम लोग साथ में रह रहे हैं तो डिवोर्स में प्रॉब्लम होगा। तो पहला कंडीशन यही रख देता है वकील कि यू शुड नॉट कोहैबिट, यानी कोहैबिट मत करो, यानी साथ में मत रहो। अगर साथ में रहोगे तो मुझे आपको तलाक दिलाना मुश्किल हो जाएगा। अब 21 में आओ। एक बार आप सोच के देखो, जो व्यक्ति मर गया, अब उसको 10 लाख रुपया कंपनसेशन मिला है, क्या फायदा उसको? कोई फायदा नहीं। इसका मतलब है सरकार ने जो कंपनसेशन दिया है, एक नैतिक उसको बाध्यता फील हो रही है उसके परिवार के प्रति कि यार उसका बाल बच्चा है, उसकी बीवी है, सब उसके ही कमाई पे डिपेंडेंट था, इसीलिए एक नैतिक बाध्यता के तहत वो कंपनसेशन दी गई है। क्योंकि जो आदमी मर गया यार, एक्सीडेंट में मर गया, रेल एक्सीडेंट में, वो तो इतनी बुरी मौत मर गया, उसको तो कोई कंपनसेट कर नहीं सकता। इसका मतलब है कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। जब व्यक्ति मर गया तो बस ठीक है, किसी ने जिसने मार दिया या जिसके कारण मरा है उस पर क्रिमिनल केस चल सकता है और उसका सजा हो सकती है, उसको कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक मॉरल बाध्यता के कारण जो कंपेंसेशन दिया जाता है तो उस आदमी का तो कुछ नहीं हो सकता भला। यानी कि लीगल कंपल्शन उस आदमी के प्रति नहीं है, उसके परिवार के प्रति आपको फीलिंग आ रही है, इसीलिए वो एक्सग्रेशिया कहा जाता है। याद रखना, सारे न्यूज़पेपर्स में ऐसे ही रिपोर्ट जब आती है ना रेलवे का, ये रेल एक्सीडेंट का, तो ऐसे आएगा एन एक्सग्रेशिया ऑफ 10 lakh rupees has been announced for the kins of the deceased. Kins मतलब होता है रिश्तेदार, of the deceased, deceased मतलब मृत, जो मृत व्यक्ति है उसका जो नजदीकी रिश्तेदार है, नियरेस्ट किन्स
यानी नजदीकी रिश्तेदार को 10 लाख रुपया दिया जाएगा। एंड अ कंपेंसेशन ऑफ 5 लाख रुपीज हैज बीन अनाउंस्ड फॉर द इंजर्ड, यानी जो इंजर्ड है यानी कि जो घायल है उनके लिए कंपेंसेशन होगा। कंपेंसेशन मुआवजा जो होता है वो घायलों को दे सकते हैं, लेकिन एक्स ग्रेशिया उनको दिया जाता है जो मर चुके हैं। उनके अब उनको क्या दे दोगे आप, है ना। अब आओ, अगर मैं कहूं ही वॉज बॉर्न पॉस्ट्यूमस, इसका मतलब है कि उसके फादर का जब डेथ हो गया ना, क्योंकि मदर के डेथ के साथ तो बच्चा कहीं मर जाता है वो, अगर पेट में रहा तो। अगर फादर मर चुके हैं और फादर के मरने के बाद उसकी मां ने उसको पैदा किया है, तो मैं कह सकती हूं ही वॉज बॉर्न पॉस्ट्यूमस, ठीक है ना। किसी सैनिक के मरने के बाद उसको अगर परमवीर चक्र दिया जा रहा है तो मैं कहूंगी ही वॉज अवॉर्डेड पॉस्ट्यूमस, यानी उसकी मां या उसकी पत्नी आके वो अवॉर्ड लेगी, ठीक है। तो बॉर्न, अवॉर्डेड या अकरिंग आफ्टर द डेथ, यानी कि मरने के बाद अगर हो रहा है तो ओरिजिनेटर का मतलब होता है बेटा जो उसको पैदा किया है, जिसने उसको बनाया है, ठीक है, क्लियर। तब हम उसको पॉस्ट्यूमस कहते हैं। क्लियर। बॉर्न, अवॉर्डेड या अकरिंग में भी डबल आर होना चाहिए था, आफ्टर द डेथ ऑफ द ओरिजिनेटर इट इज कॉल्ड पॉस्ट्यूमस। पॉस्ट्यूमस का मतलब मृत्यु उपरांत, जिसको हिंदी में कहते हैं मृत्यु उपरांत, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब ब्लैंकेट एबॉलिशन ऑफ द ऑफेंस। ध्यान से सुनना क्या इसका मतलब है। इसका मतलब है कि जो गुनाह है ना उस पर एक ब्लैंकेट एबॉलिशन मतलब होता है हटा देना। यानी यहां पे जैसे दलाई लामा को यहां पे एमनेस्टी प्रदान किया गया है। यहां की सरकार ने कहा कि आपने वहां कुछ गलत नहीं किया है, आपका देश को अगर छीना गया है तो आपका हक था इस तरह से प्रोटेस्ट करने का। वहां पर तो उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, शांति प्रोटेस्ट ही है, तो देश के खिलाफ राजद्रोह का मामला लगा दिया जाएगा। इसी तरह से कई ऐसे देश हैं जो दूसरे देश के किसी राजद्रोही को एमनेस्टी प्रदान करता है क्योंकि उनका मानना है कि उसने अपने देश को बचाने के लिए, इस तरह से कोई दूसरा कब्जा कर रहा है उसे बचाने के लिए उसने जो किया है वो गुनाह नहीं है। तो यानी कि जो ऑफेंस है उसको गुनाह नहीं मानते हुए एबॉलिशन का मतलब होता है हटा देना, उन्मूलन करना। ब्लैंकेट मतलब एक तरह से उन्होंने कुछ केस वस नहीं हुआ, बस एक ब्लैंकेट लगा दिया कि नहीं भाई ये इस पर लागू नहीं होगा। एमनेस्टी जिसको कहोगे क्षमादान, ठीक है ना। यहां पे ग्रोइंग और एडिंग टू सच एस इंटरेस्ट ऑन ए डेट, जैसे कहते हैं आप मैथ्स पढ़ते हो ना, एन इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपीज एक्रूड ऑन द प्रिंसिपल। एक्रू मतलब क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जमा होते हुए, है ना। अब एन इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपीज एक्रूड ऑन द प्रिंसिपल, इसका मतलब प्रिंसिपल पर इतना और इंटरेस्ट भी लग गया, तो एक्रू का मतलब होता है वही जमा होना। जमा होना क्या, ब्याज, कर्ज बढ़ता जा रहा है तो एक्रू। अब कहोगे मैम प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो तब तो अर्न कर रहे हो। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज, ठीक है। ये ध्यान रखना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी अलग हो जाता है। अगर मैं कहूं आपका एरियर्स अभी 10,000 रुपीज है, इसका मतलब बकाया। सो एरियर्स का मतलब होता है बकाया, ठीक है। एरियर्स का मतलब बकाया, जो पेमेंट ड्यू है, अभी पेमेंट आपने पूरा दिया नहीं। एंड न्यू टू अ कंट्री और प्लेस, ध्यान रखना जब आप किसी प्लेस में नए होते हो, हम लोग सोचते एलियन यानी कि अर्थ से बाहर से जो आता है, नहीं, अर्थ से बाहर से आया वो उस अर्थ के लिए एलियन है। दिल्ली में दिल्ली से बाहर से जो आया वो दिल्ली के लिए एलियन है। अगर मैं कहूं कि मुझे कुछ भी नहीं पता है यहाँ के बारे में, आई एम जस्ट एन एलियन फॉर दिस प्लेस, इसका मतलब है कि न्यू टू अ कंट्री और प्लेस, ठीक है ना, वहां के बारे में कोई जानकारी उसको नहीं है। नेक्स्ट जरा देखो एक बार, उसके बाद कराऊंगी मैं।
पाओ अगर आप बैंक से कर्ज लिए हो और 23, बेटा क्या हुआ 23 में, देखो 23 का मतलब मैंने कहा बेटा क्षमादान एक तरह से, जैसे कि एमनेस्टी होता है ना, किसी भी जैसे देख रहे हो मुशर्रफ जाके लंदन में बसा हुआ है, उसको एमनेस्टी मिल गया, उसके खिलाफ केस कहाँ चल रहा है, समझ रहे हो, पाकिस्तान में केस है, वहां उसको एमनेस्टी मिला हुआ है। एलियन इज नॉट इक्वल टू जादू। यस गोविंद, ऐसा नहीं है कि जो जादू पिक्चर था वो अर्थ के लिए एलियन था, ठीक है ना। सुनो नेक्स्ट, अगर कोई अपना कर्ज चुकाने में नाकामयाब रहेगा तो उसको कोर्ट के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दिवालिया का मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो भिखारी हो गया, याद रखना, मालिया भी दिवालिया घोषित करवाने के लिए अपने लिए उसने बहुत अटेम्प्ट किया हुआ था, है ना। इसका मतलब होता है कानूनी रूप से आप इस लायक नहीं हो कि अपने जो कर्ज है उसको पे कर सको, इसलिए तीनों का मतलब जो हिंदी में होता है वो तो दिवालिया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कानूनी रूप से आप उसकी कंपनी ऐसी नहीं है जो चल पाएगी, है ना। द एक्ट ऑफ लिविंग लेगेसी, लेगेसी का मतलब बेटा होता है विरासत या प्रॉपर्टी, डेथ के बाद अपने प्रॉपर्टी को किसी को देना इज बिक्वेथ, यानी अगर मैं कहूंगी ही विल बिक्वेथ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर, है ना, इसका मतलब है कि वो अपने डॉटर को अपनी पूरी प्रॉपर्टी देगा। बिक्वेथ का मतलब होता है वसीयत में नाम करना, वसीयत के द्वारा नाम करना कह सकते हो, ठीक है। अगर विल का मतलब वसीयत होता है, अगर विल में उसका नाम कर दोगे तो बिक्वेथ करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान से सुनना, डाइंग विदाउट विल, यानी कि आपने विल का मतलब अगेन वसीयत है, और विल लिखे बिना कोई व्यक्ति मर जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, यू नो ही wanted to bequeath his property to his daughter but he died intestate। वो चाहता था अपनी पूरी वसीयत में अपने विरासत को लिखना अपनी बेटी को, लेकिन बिना वसीयत लिखे मर गया, तो ही डाइड इंटेस्टेट का मतलब क्या कहा मैंने, डाइंग विदाउट अ विल, यानी इंटेस्टेट का मतलब होता है विदाउट अ विल, ठीक है। इंटेस्टेट का मतलब होगा विदाउट अ विल। इसीलिए सीधा आप खाली चाहो तो विदाउट अ विल लिखोगे तो भी सही सफिशिएंट है, ठीक है, डाइंग लगाने की जरूरत भी नहीं है, विदाउट अ विल। और नेक्स्ट, इन फैक्ट और इन रियलिटी, बेटा ये फॉरेन वर्ड है, जो ये फॉरेन वर्ड है, डिफैक्टो जो वर्ड है ना फॉरेन वर्ड है। डिफैक्टो का मतलब होता है फैक्ट के अनुसार, फैक्ट का मतलब क्या हुआ, इनफैक्ट, वही तो है, सेम चीज जो ऊपर लिखा है जो इधर लिखा है, इसका मतलब हो गया इन फैक्ट या इन रियलिटी, इसका मतलब है डिफैक्टो। सी, कई बार होता है किसी का आप कहा हुआ कही हुई बात आधा अधूरा लिखोगे ना, आधा अधूरा बोलोगे तो उसका मीनिंग कुछ और निकल जाता है जो कि सही मीनिंग नहीं होता है ना। जैसे कि आप राहुल गांधी का ही देखोगे, एक उनका बयान था कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा,